वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो भी आज की वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई। इससे पिछले चैप्टर में हमने रीड किया था भी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। वो सारी टर्म्स हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में रीड किया था। वहाँ पर हमें आइडिया हो गया था कि जो एटम है इसके सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज बहुत ही स्मॉल पार्ट होता है, काफ़ी स्मॉल साइज का, जिसको कि हमने न्यूक्लियस का नाम दिया था। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में इसकी डिस्कवरी हुई थी। तो आज हम लोग न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बाद अब न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में रीड करेंगे एंड अबाउट द न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो आपका इस वीडियो में ये पूरा कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। अभी छोटा सा चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ में ईजी भी है, तो ध्यान से इसको आप लोगों ने सुनना है। तो सबसे पहले बात करते हैं अभी व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होता क्या है अभी? न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं इनको नाम दे देते हैं अभी न्यूक्लियोन्स। इनको क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोन्स। ठीक है, मान लीजिए किसी एटम को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। Z होता है उसका एटॉमिक नंबर, A होता है उसका मास नंबर। जो Z है भी एटॉमिक नंबर, इससे हमें क्या जानकारी मिलती है कि उसमें कितने नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, और जो A है भी यहाँ पर मास नंबर, मास नंबर से हमें जानकारी मिलती है कि नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, तो मास नंबर क्या है अभी? नंबर ऑफ द न्यूक्लियॉन्स, यानी कि नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स। अगर हमने सोल्व करने हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो हम लोग क्या करेंगे? ए माइनस कर देंगे जेड, यानी कि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा हमने ये वाली टर्म्स आप लोगों ने भी पहले भी यूज़ की हुई हैं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसो बार्स क्या होते हैं, तो उनके बारे में हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अभी आइसोटोप्स क्या हैं? सेम एलिमेंट के, ठीक है, सेम एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स होते हैं जिनका मास यहाँ पर डिफरेंट हो। क्योंकि एलिमेंट सेम है तो एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, बट मास नंबर यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, सबका एटॉमिक नंबर है अभी 1 और मास है 1 2 3। ठीक है, 1H1 1H2 1H3। इसी तरह से ऑक्सीजन के आइसोटोप्स हो सकते हैं 8 16 8 17 8 18। इस तरह से काफ़ी सारे एलिमेंट्स के आइसोटोप्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। तो आप लोग कोई भी एग्जांपल्स यहाँ पर याद रख सकते हैं। इसके बाद आते हैं भी आइसोबार, जिनमें मास सेम रहेगा बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो मास सेम रहेगा, ये दो अलग अलग एलिमेंट के यहाँ पर आइसोटोप्स हो सकते हैं। तो जैसे कि 1H3 दैट इज द हाइड्रोजन का आइसोटोप और साथ में 2He3 यानी कि हीलियम का आइसोटोप। इसी तरह से सोडियम का आइसोटोप एंड नियोन का कोई आइसोटोप है, इनके मासेस सेम हैं बट ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो इनके एटॉमिक नंबर यहाँ पर डिफरेंट होंगे। ठीक है, भी इतना हो गया क्लियर। इसी तरह से आते हैं भी हमारे पास आइसोटोन्स। ठीक है, तो आइसोटोन्स क्या होते हैं? जिनमें नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स सेम आए। नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स हमने कैसे सोल्व किए थे अभी? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर कितने न्यूट्रॉन्स हैं अभी? 20। सिमिलरली यहाँ पर पोटाशियम का आइसोटोप है एक, उसको ऐसे ही माइनस करेंगे, इसमें भी कितने न्यूट्रॉन्स हैं? दैट इज दी 20। तो ऐसे आप लोग यहाँ पर मास नंबर को मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस करके नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स को सोल्व कर सकते हैं। अब आती है बात भी जो हमने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में सोल्व की थी, डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। वहाँ से उन्होंने न्यूक्लियर साइज के बारे में हमें वहाँ से आइडिया हो गया था, तो उसी के रिलेटेड उन्होंने अब हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया है जो हमें न्यूक्लियर साइज के बारे में जानकारी देता है। यहाँ पर है कि वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को एक स्फेरिकल शेप में अज्यूम कर लिया जाता है। वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर। मास नंबर यानी कि नंबर ऑफ द न्यूक्लियॉन्स, जितने ज़्यादा न्यूक्लियॉन्स रहेंगे उतनी ज़्यादा वॉल्यूम होगी न्यूक्लियस की। सिंपल है। तो स्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, 4/3 r³ 4/3 πr³ और प्रोपोर्शनल टू दी मास नंबर ए। ये दोनों हमारी कांस्टेंट वैल्यूज़ है, तो प्रोपोर्शनैलिटी में कांस्टेंट वैल्यूज़ को हमने अभी हटा दिया, तो r³ इज़ प्रोपोर्शनल टू ए। तो बाद में हम लोग अब यहाँ पर क्या करेंगे भी, इनकी जगह पर एक सेम कांस्टेंट यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो ये क्यूब है भी, ये क्यूब उस तरफ गया
और वहाँ पर जाकर बन गया हमारा क्यूब रूट। तो यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाया तो हमारे पास क्या मिल गया, अभी आर नोड हमने कांस्टेंट लगा दिया। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाकर तो आर का फार्मूला, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस का फार्मूला क्या बन गया, आर नोड जो कि एक कांस्टेंट है इनटू मास नंबर का क्यूब रूट। तो ये आपने फार्मूला याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आर नोड कांस्टेंट है इसका आंसर क्या आता है अभी सोल्व करके, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो जो न्यूक्लियर साइज है अभी वो 10⁻⁻15 के आसपास रहता है। तो 10⁻⁻15 को एक यूनिट्स का नाम दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड दी फर्मी। तो इसका आर नोड की वैल्यू क्या बन गई, 1.2 फर्मी। तो 1 फर्मी मतलब 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। इतना क्लियर है अभी। तो काफ़ी स्मॉल साइज है अभी न्यूक्लियस का, यहाँ से हमें इस बात के बारे में आइडिया होता है। ओके अभी तो इसी से हम लोग सोल्व कर सकते हैं अभी डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस। अब अगर हमारे पास न्यूक्लियस का साइज आ गया है तो हम उससे उसकी डेंसिटी भी सोल्व कर सकते हैं। तो डेंसिटी का बेसिक फार्मूला क्या होता है अभी, डेंसिटी किसी भी चीज़ की निकालनी हो उसको रो के साथ डिनोट कर सकते हैं, मास ऑफ द न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। अब देखो न्यूक्लियस का मास क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं अभी, न्यूक्लियंस होते हैं। कितने न्यूक्लियंस होते हैं, ए जितना मास नंबर है। और एक न्यूक्लियन का मास अगर है स्मॉल m, तो सारे जितने भी न्यूक्लियंस हैं तो न्यूक्लियस का टोटल मास कितना हो जाएगा, m इंटू ए, ठीक है। तो ये आ गया अभी टोटल मास। वॉल्यूम क्या थी भी न्यूक्लियस की, 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू जो हमने ऊपर फॉर्मूला सोल्व किया था अभी, आर नोड ए क्यूब रूट, वो हमने यहाँ पर यूज़ कर ली। अब इसका क्यूब सोल्व करेंगे, आर नोड का क्यूब हो गया और ए के क्यूब रूट का क्यूब किया तो ये दोनों की पावर आपस में कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना, 3 तो ए की पावर बच गई 1। तो ये आ गया वॉल्यूम और ये है हमारे पास टोटल मास। तो दोनों को डेंसिटी के फार्मूले में हमने यूज़ कर लिया, टोटल मास बाय दी वॉल्यूम। ए के साथ ए आपकी सोल आउट हो जाएगी, तो ये बचा m/4/3 आर नोड का क्यूब। ये सारी वैल्यूज़ ही कांस्टेंट है, तो इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी भी, डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस बिकम्स 2.3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से आइडिया होता है अभी किसी भी न्यूक्लियस की डेंसिटी सोल्व कर लो, सेम ही आने वाली है। तो इसका मतलब क्या है अभी, डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ ऑल द एटम्स इज सेम एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एग्जाम में प्रूफ करने को आता है। तो आपने ये पूरा प्रूफ वहाँ पर एक्सप्लेन कर देना है कि डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर एंड सभी न्यूक्लियस के लिए डेंसिटी सेम रहती है, ठीक है। इतना क्लियर है अभी। चलो तो आगे चलते हैं। आगे है अभी हमारे पास के न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियंस हैं उनको वहाँ पर जोड़ कर रखने वाली, उनको वहाँ पर बाइंड करके रखने वाली जो एनर्जी होती है उसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो न्यूक्लियस की डेंसिटी काफ़ी हाई है, यानी कि काफ़ी स्मॉल वॉल्यूम के अंदर काफ़ी हाई मास है। तो उस हाई मास को आपस में जो एनर्जी बाइंड करके रखती है इन सभी न्यूक्लियंस को, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं अभी, बाइंडिंग एनर्जी। इसकी डेफिनेशन आप लोग इस तरह से दे सकते हैं कि मान लीजिए ये न्यूक्लियस के अंदर सारे न्यूक्लियंस हैं, तो अगर हमने सभी न्यूक्लियंस को सेपरेट करना हो, सभी पूरे न्यूक्लियस को ब्रेक करके इन सभी न्यूक्लियंस को अप टू इनफाइनाइट डिस्टेंस अगर हम इनको सेपरेट कर दें तो हमें कितनी एनर्जी यूज़ करनी होगी, पूरे न्यूक्लियस को ब्रेक करके सभी न्यूक्लियस को दूर दूर करना है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर मूव आउट करना है। तो कितनी एनर्जी हमें चाहिए, द वर्क रिक्वायर्ड और द एनर्जी रिक्वायर्ड टू separate the nucleon an infinite distance apart from each other so that they may not interact with each other. This energy or this work is called the nuclear binding energy, ठीक है। तो जब सेपरेट करना हो, न्यूक्लियस को ब्रेक करना हो, तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें उसके बीच ऐड करना पड़ेगा। इसके ऑपोजिट अगर न्यूक्लियंस को एक साथ जोड़कर, एक साथ बाइंड कर कर जब हम लोग न्यूक्लियस बनता है, तो जब अट्रैक्शन फोर्सेस वहाँ पर बनेंगी, सभी न्यूक्लियंस इंटरेक्ट करेंगे और वो आपस में जुड़कर न्यूक्लियस बनाएंगे, तो कितनी एनर्जी रिलीज़ करते हैं, उस रिलीज़ होने वाली एनर्जी को भी बाइंडिंग एनर्जी बोल सकते हैं। दोनों डेफिनेशंस आपकी सही है,
चाहे आप लोग ये बता दें कि न्यूक्लियस जब बनाया जाता है तो कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है, या फिर अगर न्यूक्लियस को ब्रेक करना है तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, दोनों का सेम मतलब है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, अब ये बाइंडिंग एनर्जी काफ़ी हाई रहती है अभी एज़ कम्पेयर टू द न्यूक्लियस, क्योंकि यही उन सभी न्यूक्लियंस को वहाँ पर बाइंड करके रखती है। ये एनर्जी का सोर्स क्या है, कहाँ से आती है, वो आपको आगे आइडिया हो जाएगा। अगला टॉपिक है अभी मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट क्या है अभी, कि न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के मासेस का सम होता है, ठीक है, उसका और न्यूक्लियस के मास का जो डिफरेंस होगा उसको बोलते हैं अभी मास डिफेक्ट। यानी कि जो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का मास है वो न्यूक्लियस के मास से कुछ डिफरेंट होगा। वैसे तो सेम होने चाहिए थे। मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आपने ये 4 बॉल्स हैं, ठीक है, सभी का मास है 111, तो इनका टोटल मास भी हमारे पास क्या बन गया, 4 बन गया। ठीक है, अगर मैं इन सभी बॉल्स को ज्वाइन कर कर एक, ठीक है ना, स्फेरिकल शेप की कोई बॉल बना दूं, यानी कि एक न्यूक्लियस बना दूं, तो इसका मास 4 से थोड़ा सा कम आता है, 3.8 आता है। ठीक है, तो ये जो 0.2 मास का यहाँ पर डिफरेंस आया है, इसी मास को कहते हैं अभी मास डिफेक्ट। ठीक है, तो ऐसे मास डिफेक्ट आ जाता है कि अगर हम लोग अलग अलग प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स का मास ऐड करें तो वो कुछ हाई वैल्यू होती है, अगर हम एज होल न्यूक्लियस का मास निकालें तो वो कुछ लो वैल्यू होती है। जो वहाँ पर मास डिसअपीयर हुआ है, मास का जो डिफेक्ट आया है, जो मास की वैल्यू में चेंज हुआ है, उसी मास डिफेक्ट से एनर्जी बनती है, जिसको कि हम लोग बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, इतना हो गया अभी क्लियर कि बाइंडिंग एनर्जी का सोर्स क्या है, मास डिफेक्ट उसका मेन सोर्स है। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी के लिए क्या एक्सप्रेशन रहेगा, ये भी आपके लिए सिंपल है। पहले मास डिफेक्ट सोल्व करते हैं अभी। मास ऑफ द प्रोटॉन इनटू द एटॉमिक नंबर, क्योंकि नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स होता है वो, प्लस ए माइनस जेड यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू द मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये आ गया अभी सम ऑफ द मासेस ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसमें से करेंगे भी सब्ट्रैक्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस को। ठीक है, तो न्यूक्लियस का मास आ गया अभी हमारे पास दिस वन। तो ऐसे आपको यहाँ से मास डिफेक्ट के बारे में आइडिया हो जाएगा। अब अगर मास डिफेक्ट आ चुका है तो आप लोग इसको सी स्क्वायर यानी कि आइंस्टाइन का फार्मूला लगाएंगे भी, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, के एनर्जी से कितना मास बनता, मास से कितनी एनर्जी बनती है, तो वहाँ से हम लोग बाइंडिंग एनर्जी को सोल्व कर सकते हैं मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर करके। तो ये आपका भी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला बन जाएगा। इससे भी एक शॉर्टकट है कि अगर आपको मास डिफेक्ट AMU में दिया हो तो आप लोग उसको 931.5 MeV के साथ मल्टीप्लाई करवा के डायरेक्टली भी बाइंडिंग एनर्जी सोल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद आती है अभी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, वो थी भी टोटल बाइंडिंग एनर्जी। अब जितने भी न्यूक्लियंस हैं, मतलब कि अगर हम सोल्व करना चाहें कि एवरेज एक न्यूक्लियन के पास कितनी एनर्जी आई है, तो हमें क्या करना होगा, टोटल बाइंडिंग एनर्जी को मास नंबर के साथ डिवाइड कर देंगे। सो इट बिकम्स द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन BE/A। तो ऐसे हम लोग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया अभी क्लियर। इसके बाद जो मैंने आपको बताया था अभी मास एनर्जी रिलेशन होता है कि मास को अगर एनर्जी में हमने चेंज करना हो, जितना मास हमारा डिसअपीयर होगा उसके इक्विवेलेंट एनर्जी अपीयर हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो अगर हम लोग अज्यूम करें, एक वैल्यू सोल्व कर कर देखते हैं कि अगर हमारे पास जो मास है जो डिसअपीयर हो रहा है, जो मास डिफेक्ट आ रहा है, वो 1 AMU है। 1 AMU आप लोगों को याद होगा एटॉमिक मास यूनिट होती है। ठीक है, तो 1 AMU की कितनी वैल्यू होती है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये याद रखना भी, वैल्यू अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के इक्वल होती है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। तो अगर इतना मास हमारा डिसअपीयर हुआ है तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं भी एम सी स्क्वायर। तो m की वैल्यू लगाई, c की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये वैल्यू का यहाँ पर स्क्वायर आएगा, तो इसका हमने स्क्वायर किया। और हमने जाउल को चेंज करना है भी इनटू द यूनिट्स ऑफ द MEV। तो MEV में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा कि पहले ये आपने याद रखना है भी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी के यूनिट्स हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जाउल। अगर हमने सोल्व करना है भी 1 MEV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा मतलब 10 रेज टू पावर आ जाएगा 6,
तो इसमें 10⁻6 आकर ऐड हो जाएगी, सो इट बिकम्स 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जॉल। ठीक है, तो ये वैल्यू के साथ हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से हमें MeV में एनर्जी मिलेगी। सो 1 AMU जो मास है वो कितनी एनर्जी बनाता है अभी, 931.5 MeV। तो ये वैल्यू आप लोगों ने याद रखनी है। अगर 1 AMU मास चेंज होता है तो कितनी एनर्जी बनेगी, 931.5 MeV। तो हम लोग न्यूमेरिकल्स में क्या करेंगे, AMU की फॉर्म में मास डिफेक्ट निकालेंगे, उसको 931.5 के साथ मल्टीप्लाई कर MeV में हमें एनर्जी का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड एक छोटा सा न्यूमेरिकल है भी, ये हम लोग सोल्व करते हैं। कैलकुलेट द मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, हमें सब कुछ सोल्व करना है एज ए, वैसे भी ये सारी टर्म्स रिलेटेड हैं वन बाय वन। फॉर द लिथियम न्यूक्लियस विद दिस सिंबल एंड टेकिंग इट्स मास 7 AMU, हमें दिया हुआ है मास ऑफ द प्रोटॉन 1.007825 AMU, मास ऑफ द न्यूट्रॉन इज दिस वन। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना, राउंड ऑफ बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मास डिफेक्ट की वैल्यूज़ काफ़ी छोटी आती हैं, 0 पॉइंट समथिंग आती हैं। तो अगर आपने राउंड ऑफ कर लिया तो आपका आंसर वहाँ से चेंज हो जाएगा। तो राउंड ऑफ आपने इन वैल्यूज़ को बिल्कुल नहीं करना, तो एज इट इज़ आपने इन वैल्यूज़ को यूज़ करना है। तो सबसे पहले आ गया अभी हमारा मास डिफेक्ट का क्या फार्मूला था। सो मास डिफेक्ट इज इक्वल्स टू Z इंटू मास ऑफ द प्रोटॉन प्लस A माइनस Z इंटू मास ऑफ द न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस। तो इन सभी के हम लोग यहाँ पर आंसर यूज करेंगे। Z की वैल्यू हमारी कितनी है अभी, दैट इज दी 3, और A की वैल्यू है अभी हमारे पास, दैट इज दी 7। तो ये दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पर यूज की, मास ऑफ दी प्रोटॉन यूज कर लिया, A माइनस Z को यहाँ पर यूज़ कर लिया, मास ऑफ द न्यूट्रॉन हमें स्टेटमेंट में दिया था वो यूज़ कर लिया, और मास ऑफ द न्यूक्लियस दैट इज़ दी 7 यूज़ कर लिया। अब इतनी का आप लोगों ने खुद कैलकुलेशन करनी है, इसको करना है मल्टीप्लाई विद दी 3, तो ये आंसर बनेगा। यहाँ से 4 बचेगा, इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर बनेगा। दोनों को प्लस करके हमारा आंसर क्या निकल आएगा, इसके 7 को करेंगे सब्ट्रैक्ट तो आंसर आ जाएगा अभी 0.058135 AMU। सो ये आ गया अभी हमारे पास मास डिफेक्ट का आंसर। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अभी बाइंडिंग एनर्जी हमने कैसे निकालनी है, मास डिफेक्ट सोल्व करने भी AMU में, उसको हमने कर देना है मल्टीप्लाई विद 931.5 MeV। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी का आंसर आ गया। ठीक है, तो अब हमें सोल्व करनी है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो इसको मास नंबर के साथ हमने डिवाइड कर देना है विद 7। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा अभी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का 7.736 MeV पर न्यूक्लियन। तो ये आपका भी जो यहाँ से फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी यहाँ पर है भी हमारे पास कैलकुलेशन, सिंपली आप लोगों ने फॉर्मूला याद रखना है तो वहाँ से आपका न्यूमेरिकल ईजिली हो जाएगा। इतना क्लियर है अभी। चलो, तो आगे आता है अभी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो मास नंबर के साथ कैसे चेंज होती है। ये कर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी कई बार एग्जाम में आपको ड्रॉ करने के लिए भी आती है। जो जो एलिमेंट आपने याद रखने, एक तो यूरेनियम याद रखना है, इसके बीच में से एक आयरन याद रखना है, फिर जो ये जो पीक वैल्यूज़ हैं कार्बन, ऑक्सीजन एंड दी He, और ये जो नीचे वाली वैल्यूज़ भी अगर आप लोग याद रख लेंगे तो काफ़ी अच्छा है, अगर ना भी हो तो इतना बड़ा इशू नहीं है। और ये जो स्टार्टिंग वाले 2 एलिमेंट हैं ये याद रख लेना, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट एटलीस्ट ज़रूर याद रखना। ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों ने रफली क्या याद रखना है कि एटॉमिक नंबर जब आता है अभी यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, 20 एटॉमिक नंबर के बाद, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि आयोडीन इसके थोड़ा सा पीछे 120 एटॉमिक नंबर है। ठीक है, 120 और 20 के बीच, इनके बीच जो हैं वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू यहाँ पर क्या रह रही है, दैट इज़ दी हाई वैल्यू है। इसके बाद जो वैल्यू है वो हमारी डिक्रीज़ हो रही है। और इधर अगर हम देखेंगे स्टार्टिंग में जो 20 से लो मास वाले सभी जो यहाँ पर न्यूक्लियाई हैं, दैट इज़ दी लाइटर न्यूक्लियाई हैं, लाइट न्यूक्लियाई हैं, उनकी भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू स्मॉल है। तो बीच वाले एलिमेंट के लिए हाई वैल्यू है, जितनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा रहेगी उतनी स्टेबिलिटी हाई रहेगी। ठीक है, तो बीच वालों की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, चाहे वो यहाँ पर हाई मास वाले हों या लो मास वाले हों, उनकी स्टेबिलिटी लो है। तो यही पॉइंट्स आपने यहाँ से एक्सप्लेन करने होते हैं कि एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर दी लाइट न्यूक्लियाई लाइक दी हाइड्रोजन इज स्मॉल,
ठीक है। लाइट न्यूक्लियाई होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 30 या फिर 20 से आप लोग लो अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो पीक्स जो यहाँ पर पीक वैल्यूज़ बनी है, एक तो He के लिए पीक बनी है, एक ऑक्सीजन के लिए, कार्बन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, ये हमारी भी 3 यहाँ पर पीक वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। तो ये जो पीक वैल्यूज़ आई हैं अभी, ये पीक वैल्यूज़ रिप्रेजेंट करती हैं कि इन एलिमेंट्स में कुछ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, यानी कि हीलियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन में उनके जो आसपास के एलिमेंट्स हैं जैसे कि लिथियम है, नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन का 18 वाला आइसोटोप है, इनके मुकाबले इनमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, ये न्यूक्लियस स्टेबल है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। और जो एंड में है, जो हमारे पास यहाँ पर भी हैवी न्यूक्लियस हैं, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी काफ़ी लो वैल्यूज़ की होनी शुरू हो जाती हैं, इसका मतलब उनकी स्टेबिलिटी भी लो रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि आयरन है, जो यहाँ पर भी आयरन है, तो आयरन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू सबसे हाई है, मैक्सिमम वैल्यू है 8.8 MeV आयरन के लिए वैल्यू रहने वाली है, ठीक है। भी क्लियर है। तो ये आप लोगों ने इस कर्व को इस तरह से एक्सप्लेन करना है। अब इस कर्व का यूज़ करते हैं कि जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं वो जो हैं भी उनकी स्टेबिलिटी भी लो है, क्योंकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी यहाँ पर लो वैल्यू की है। और जो यहाँ पर हैवी न्यूक्लियाई हैं उनकी भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो लो वैल्यू की है, उनकी स्टेबिलिटी भी लो है। तो जो मिडल मास न्यूक्लियाई हैं उनकी स्टेबिलिटी, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दी लाइटर या फिर हैवी, उनसे यहाँ पर हाई रहेगी, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पर पॉइंट बनाकर एक्सप्लेन किया है कि न्यूक्लियाई ऑफ द मिडल मास नंबर इज़ प्रैक्टिकली, जो उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो कांस्टेंट हो जाती है बीच में, और इसीलिए उनमें ज़्यादा स्टेबिलिटी रहती है। अब इसका यूज़ कैसे करते हैं अभी, अब देखो, जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं वो क्या करेंगे, आपस में ज्वाइन होकर, ठीक है, फ्यूज़ होकर, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूज़न कर कर अपने मास को इंक्रीज़ करेंगे ताकि वो भी स्टेबल हो सके, क्योंकि लाइटर न्यूक्लियाई का लो मास है और उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी लो है, स्टेबिलिटी लो है, तो वो आपस में जुड़ेंगे, फ्यूज़ होंगे, न्यूक्लियर फ्यूज़न करेंगे ताकि वो अपने मास को इंक्रीज़ कर सकें, कोई और स्टेबल न्यूक्लियस में चेंज हो सके, ठीक है। तो इसी तरह से होती है न्यूक्लियर फ्यूज़न। और जो हैवी न्यूक्लियस हैं वो भी लो स्टेबिलिटी वाले हैं, वो ब्रेक होंगे, यानी कि न्यूक्लियर यहाँ पर होगी भी न्यूक्लियर फिजन, और वो ब्रेक होकर अपने आप को स्प्लिट करके, ठीक है, लाइटर यानी कि लो मास के कुछ न्यूक्लियस बनाएंगे ताकि उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो सके। तो इसका मतलब क्या है, अभी जो हमारे हैवी न्यूक्लियस हैं वो ब्रेक होकर टुवार्ड्स दी मिडल मास न्यूक्लियस मूव करेंगे फॉर द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, एंड जो लाइट न्यूक्लियाई हैं वो आपस में जुड़कर, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूज़न कर कर मिडल मास न्यूक्लियस की तरफ जाना चाहेंगे फॉर दी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये आपने रफली याद रखना है। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो है वो न्यूक्लियर फ्यूज़न और फिज़न को कैसे एक्सप्लेन करती है, तो यही पॉइंट्स आप लोगों ने वहाँ पर एक्सप्लेन कर देने हैं। इतना क्लियर है अभी। अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को सुनेंगे तो आपको इसमें से आने वाली प्रॉब्लम्स के आंसर भी ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगे। क्लियर है। तो आगे चलते हैं। अभी न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होती हैं। अब देखो भी, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन है, ठीक है, प्रोटॉन है, और इसके अंदर न्यूट्रॉन में फोर्स लगती है, प्रोटॉन प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, ये तीनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं। अब देखो, प्रोटॉन प्रोटॉन तो सेम चार्ज हैं तो रिपल्शन होनी चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं होता। न्यूक्लियस के अंदर जब तक हैं तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, सभी में सेम फोर्स लगती है। वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है जिसको कि न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। यही सभी न्यूक्लियंस को आपस में वहाँ पर जोड़ के रखती है। वेरी स्मॉल न्यूक्लियस होता है अभी एटम के अंदर, तो काफ़ी स्मॉल वॉल्यूम में काफ़ी हाई मास वहाँ पर प्लेस होता है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगी जो इन न्यूक्लियंस को आपस में वहाँ पर जोड़ कर रखती हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर फोर्सेस आर दी चार्ज इंडिपेंडेंट। मैंने आपको बताया कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन प्रोटॉन, सभी में एक जैसी फोर्स लगेगी। दीज फोर्सेज आर अट्रैक्टिव इन नेचर, तो मोस्टली ये अट्रैक्टिव होती हैं। अगर हम न्यूक्लियंस को एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज ले आएंगे तो ये फोर्सेस रिपल्शन में चेंज हो जाती हैं, वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है।
तो दीज आर दी स्ट्रोंगेस्ट फोर्सेज इन नेचर, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स हैं क्योंकि वो रिपल्शन फोर्सेस को भी ओवरकम करके, प्रोटॉन प्रोटॉन की जो रिपल्शन होनी थी उसको भी उसने ओवरकम करके उनको अट्रैक्ट करवा कर रखा है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं। बट ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती हैं, अभी सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर अंदर ही अप्लाई होती हैं, इनकी रेंज काफ़ी छोटी है, अगर दो पार्टिकल्स ज़्यादा दूर हो गए तो ये फोर्स फिर उनमें ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। दीज फोर्सेज शो दी सेचुरेशन प्रॉपर्टी, यानी कि एक न्यूक्लियन अपने साथ वाले न्यूक्लियन पर ही फोर्स लगाता है, जो उससे दूर पड़ा है न्यूक्लियन उस पर बिल्कुल नहीं फोर्स लगाएगा, इनकी आपस में इंट्रैक्शन होगी तो ये न्यूक्लियन इस पर बिल्कुल नहीं फोर्स लगा सकता, ठीक है। थर्ड जो उसके होगा उस पर वो कोई फोर्स नहीं लगाएगा, ठीक है। दीज आर नॉन सेंट्रल फोर्सेस, ये सेंटर की ओर नहीं होती, ठीक है। तो ये जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, उससे कुछ अलग फोर्स होती है, कुछ अलग बिहेवियर की फोर्स होती है, ठीक है। हमने अब यहाँ पर भी एक कर्व शो की है कि फोर्स कैसे चेंज होती है एज कंपेयर टू दी डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियंस। अगर न्यूक्लियंस के बीच में कुछ यहाँ पर कोई वैल्यू है भी हमारे डिस्टेंस की, तो यहाँ पर उनके बीच की फोर्स रहेगी भी मैक्सिमम। अगर डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियंस को 0.8 फर्मी से भी लो कर दिया जाए, ठीक है, मतलब उनको काफ़ी ज़्यादा हमने क्लोज कर दिया, 0.8 इंटू 10⁻⁻15 मीटर से भी एक दूसरे के अगर हमने क्लोज किया तो उनके बीच की फोर्स रिपल्शन में चेंज हो जाएगी। ये जो कर्व ऊपर आ गई है यहाँ से, इसको रिपल्शन में वो चेंज हो जाएगी, ये इसी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। इतना हो जाएगा अभी क्लियर। ये भी कर्व आती है अभी एग्जाम में सोल्व करने के लिए, ये दो इसमें कर्व्स हैं, एक है ऊपर बाइंडिंग एनर्जी वाली कर्व और एक आएगी ये आपकी न्यूक्लियर फोर्सेस की वेरिएशन विद द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियंस की कर्व। तो दोनों ही काफ़ी ईजी हैं, ठीक है भी। चलो आगे अभी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या किया जाता है कि हम एक स्टेबल न्यूक्लियस के ऊपर किसी और न्यूक्लियस की बॉम्बार्डिंग करते हैं। जैसे हमने इस स्टेबल न्यूक्लियस के ऊपर एक अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग करवाई है, तो ये अल्फा पार्टिकल इसके न्यूक्लियस के बीच में जाकर जुड़ेगा और फिर उसको अनस्टेबल बनाकर उसको ब्रेक करवाकर उसके अलग अलग पार्ट्स बनाएगा और साथ में काफ़ी सारी एनर्जी को भी रिलीज़ करवाएगा। ये एनर्जी मास डिफेक्ट जब बाइंडिंग एनर्जी या एनर्जी में कन्वर्ट होता है वहीं से ही आती है, ठीक है। तो यही होती हैं अभी न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो हम इनको खुद करवाते हैं, किसी प्रोजेक्टाइल या किसी और न्यूक्लियस को किसी स्टेबल न्यूक्लियस के ऊपर बॉम्बार्ड करवाया जाता है, ठीक है। तो जिसके ऊपर बॉम्बार्डमेंट होती है जो एक्स है, इसको बोलते हैं टारगेट न्यूक्लियस। जिसकी बॉम्बार्डमेंट, जिसको एज ए प्रोजेक्टाइल यूज़ किया गया है, प्रोजेक्टाइल पार्टिकल जो इन दोनों को जोड़कर बनता है, दैट इज़ द कंपाउंड न्यूक्लियस, जो कि अनस्टेबल होता है। जो बाद में आंसर निकलते हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं, प्रोडक्ट न्यूक्लियस। और जैसे यहाँ पर साथ में प्रोटॉन बन गया, तो कुछ भी और बन सकता है, ज़रूरी नहीं ऐसा ही होगा, ठीक है। तो साथ में एनर्जी निकलेगी। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं अभी न्यूक्लियर रिएक्शंस की, हमने 4-5 एग्जांपल्स आपके सामने शो की हैं। तो ये आप लोगों ने खुद सोल्व करनी है। इसका क्या मतलब है कि अल्फा पार्टिकल यूज़ किया है, प्रोटॉन फॉर्म कर लिया है, अल्फा पार्टिकल यूज़ किया है, प्रोटॉन बना लिया है, प्रोटॉन यूज़ किया है, अल्फा पार्टिकल आंसर में आ गया है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल यहाँ पर बन गया। न्यूट्रॉन यूज़ किया है, प्रोटॉन तैयार हो गया, ठीक है। तो और यहाँ पर गामा रेडिएशन, ये कोई पार्टिकल नहीं है, जस्ट रेडिएशन यूज़ की है, तो यहाँ से न्यूट्रॉन्स रिलीज़ हो गए हैं। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शंस, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इनमें, काफ़ी सारी एग्जांपल्स आप इनमें बना सकते हैं। तो एनर्जी अगर हम लोग प्रोजेक्टाइल की चेंज कर दें तो उससे आंसर भी चेंज हो जाते हैं सेम रिएक्शन में ही। तो ये आपको याद ही रखनी होंगी और इसका कोई हमारे पास सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो ऐसी कुछ एग्जाम्पल्स को ज़रूर याद रख लेना। इतना क्लियर है अभी। चलो तो आगे आती हैं अभी, अगर एनर्जी रिलीज हो, ठीक है, क्यू का साइन पॉजिटिव हो, देन इट मीन्स दैट दी एक्सको। तो यहाँ पर भी ये कौन सी रिएक्शन बन जाएगी, दैट इज दी एक्सोर्जिक रिएक्शन, ठीक है। अगर यहाँ पर एनर्जी जो है वो यहाँ पर अब्जॉर्ब हुई हो, देन इट बिकम्स दी एंडोअर्जिक रिएक्शन, ठीक है। अब देखो भी न्यूक्लियर रिएक्शंस हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि दो टाइप्स की हम लोग रीड करेंगे, न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, स्प्लिट होना, टूटना, और न्यूक्लियर फ्यूज़न यानी कि आपस में जुड़ना। तो न्यूक्लियर फिजन में हम एक यहाँ पर हैवी न्यूक्लियस को स्प्लिट करके उसके लाइटर न्यूक्लियस बनाते हैं ताकि उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो।
तो वो जो इस रिएक्शन में मास डिफेक्ट होता है उससे हमें एनर्जी मिलती है, तो काफ़ी हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि यूरेनियम 235 के ऊपर हमने न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाई, ये इसके न्यूक्लियस में जाकर जुड़ा और इसको बाद में ब्रेक करवाया, तो वहाँ से एक बेरियम जिसका मास 141 एंड एक Kr यानी कि क्रिप्टन जिसका मास है 92, और 3 नए न्यूट्रॉन्स भी साथ में फॉर्म हो गए और काफ़ी सारी एनर्जी रिलीज हुई है। जो न्यूट्रॉन्स बम्बार्ड करवाए गए हैं दैट आर दी थर्मल न्यूट्रॉन्स यानी कि स्लो मूविंग हैं, और जो हमारे पास प्रोडक्ट बने हैं बेरियम एंड दैट इज द क्रिप्टन, वो दोनों रेडियो एक्टिव हैं और वो न्यूक्लियाई जो हैं वो बीटा पार्टिकल्स को अमिट करेंगे और खुद को स्टेबल कर लेंगे। ठीक है, और ये जो 3 नए न्यूट्रॉन्स बने हैं इनको बोलते हैं अभी सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स। ये आगे फिर से यूज़ हो जाएंगे, वो हम लोग आगे रीड करते हैं। तो इसमें जो मास डिफेक्ट होता है अभी, वो आपको सारी वैल्यूज़ अगर आप लोग उसकी फॉर्मूला लगाकर कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मास डिफेक्ट इस रिएक्शन में मिलता है 0.2153 AMU। अगर इसको एनर्जी में कन्वर्ट करें 931.5 के साथ या फिर 931 के साथ मल्टीप्लाई करके अप्रोक्सीमेटली 200 MeV एनर्जी एक न्यूक्लियाई को स्प्लिट करने से बन जाती है। यूरेनियम का अगर हम लोग एक न्यूक्लियाई भी स्प्लिट करवाते हैं बाय दी बम्बार्डमेंट विद इन न्यूट्रॉन्स तो हमें 200 MeV एनर्जी मिलती है। क्लियर है अभी? ठीक है, तो ऐसे भी होती है न्यूक्लियर चेन रिएक्शन जिसको कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड एटॉमिक बॉम्ब में यूज़ किया जाता है। एटॉमिक बॉम्ब जो कि यूएसए ने जापान पर यूज़ किए थे ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार, उसका जो बेसिक है, उसका जो प्रिंसिपल है वो है न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। तो चेन रिएक्शन में क्या है, हमने यूरेनियम पर न्यूट्रॉन को वहाँ पर बम्बार्ड करवाया, एक बेरियम बना और द क्रिप्टन बना, 200 MeV एनर्जी बनी, और साथ में जो 3 न्यूट्रॉन्स आए थे भी वो आगे फिर से यूरेनियम पर अटैक करेंगे, क्योंकि यूरेनियम का जो भी मटेरियल हमने रखा था उसके बाकी के जो न्यूक्लियस हैं उन पर इनका अटैक होगा। तो फिर से 2 बेरियम क्रिप्टन 3 बार सेम रिएक्शन होगी और 3 जो हैं वो न्यूट्रॉन्स और यहाँ पर फॉर्म होंगे। तो हमारे भी यहाँ पर सेकेंड स्टेप में कितनी एनर्जी बन गई, 600 एनर्जी बन गई। ठीक है, ऐसे ही अगर इनकी सभी की आगे रिएक्शन हुई कंप्लीट तो 600 एनर्जी हर स्टेप में फॉर्म होगी। तो ऐसे अप टू सोन काफ़ी हाई एनर्जी ऑफ अमाउंट हमें इस रिएक्शन में से मिलता है। तो ऐसे एक चेन रिएक्शन क्या एक वहाँ पर कंटिन्यूस प्रोसेस शुरू हो जाता है जो कि आगे के आगे ऐसे रिएक्शन चलती रहती है, तो इससे हमें काफ़ी हाई अमाउंट में एनर्जी मिलती है। तो ऐसे ही एटॉमिक बॉम्ब है वो कुछ ही सेकंड्स में काफ़ी हाई एनर्जी बना देता है। अगर इस रिएक्शन को यहाँ पर कंट्रोल कर लिया जाए तो इसे न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यूज़ कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंट्रोल कैसे करते हैं कि 2 न्यूट्रॉन्स को अब्जॉर्ब करवा लो, सिर्फ एक न्यूट्रॉन ही न्यू बने, उसकी स्पीड को कंट्रोल कर लो ताकि उसकी एनर्जी लो हो और जो रिएक्शन है वो आपकी वहाँ पर कंट्रोलेबल बन जाती है। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में आप लोगों ने खुद पढ़ना है भी, एक बार ज़रूर पढ़ना, उसकी डायग्राम देखना क्या क्या उसमें होता है न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। क्लियर है अभी? तो ये थी न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। ठीक है, तो इसके बाद आता है अभी न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो फ्यूज़न की रिएक्शन में क्या होता है अभी, लाइटर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ होकर एक सिंगल हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक है, और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ मोर देन द न्यूक्लियर फिजन। तो फ्यूज़न में काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है। ठीक है, ये रिएक्शन सन एंड स्टार्स में से जो हमें एनर्जी मिलती है, जो रेडिएशंस आती हैं, उनका मेन सोर्स न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं वहाँ पर। तो न्यूक्लियर फ्यूज़न जैसे कि 4 हाइड्रोजन के जो यहाँ पर आइसोटोप्स हैं वो फ्यूज़ होकर एक यहाँ पर हीलियम बनाते हैं, एक बनाते हैं पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन बट विद पॉजिटिव चार्ज, उसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन, और साथ में काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली 24.7 MeV। तो मैं आपको फिर से बता दूं काफ़ी सारी डिफरेंट इसकी एग्जांपल्स हैं भी, तो सभी में एनर्जी अलग अलग आएगी। जो आप एग्जांपल याद कर रहे हैं एनर्जी भी उसकी याद रख लेना तो आपको ईजी रहेगा। इसी तरह से अगर हम लोग 2 यहाँ पर ड्यूट्रियम्स को आपस में फ्यूज़ करवाते हैं तो वहाँ से बनता है भी एक हमारे पास हीलियम, और साथ में काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी बनती है 24 MeV। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर फ्यूज़न है। न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन की प्रॉब्लम क्या है भी, इसको स्टार्ट करवाने के लिए काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ हमें टेम्परेचर चाहिए। तो
10⁻⁷ टेम्परेचर पर ही ये रिएक्शन स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, तो लो टेम्परेचर पर ये बिल्कुल नहीं स्टार्ट होगी। 10⁻⁷ केल्विन का टेम्परेचर बनाने के लिए क्या करते हैं अभी, वो पहले एक एटॉमिक बॉम्ब यानी कि न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को स्टार्ट करवाते हैं, उससे आने वाली एनर्जी काफ़ी हाई टेम्परेचर बनाकर फिर बाद में न्यूक्लियर फ्यूज़न करवाती है, तो उससे और भी ज़्यादा एनर्जी बनकर बाहर निकलती है। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमने 4 AMU मास लिया है, यानी कि आपने 4 यहाँ पर AMU मास लिया है, तो 4 AMU मास से ही हमें 24 MeV एनर्जी मिल गई। यानी कि एवरेज अगर हम इसको डिवाइड कर लें तो 1 AMU से यहाँ पर कितनी एनर्जी हमें ऑब्टेन हो रही है, 6 MeV। ठीक है, तो इस हाइड्रोजन के हमने अगर 1 यहाँ पर पार्ट भी यूज़ किया है तो उससे हमें जो एनर्जी है वो अप्रोक्सीमेटली 6 MeV मिल जाएगी। ठीक है, तो एज़ कम्पेयर टू अगर हम लोग यूरेनियम वाले की बात करें, वहाँ पर 235 मास यूज़ करके हमें सिर्फ 200 MeV एनर्जी मिल रही थी। तो अगर हम लोग 1 के हिसाब से देखें तो 0 पॉइंट समथिंग ही कुछ वैल्यू बनेगी, तो काफ़ी लो एनर्जी मिलती है एज़ कम्पेयर टू यूनिट मास के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं तो। ठीक है, इतना क्लियर है अभी। इसके बाद अभी आप लोगों ने न्यूक्लियर फिजन और फ्यूज़न में डिफरेंस रीड आउट करना है। तो सिंपल है भी सभी, ये आप लोगों ने खुद पॉइंट्स को रीड करना है, मैंने ऑलरेडी आपको बोलकर समझा दिए हैं। ठीक है, तो ये ज़रूर रीड कर लेना, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूज़न। ठीक है, अभी इतना हो जाएगा। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स इसमें से आ सकती हैं अभी। शो दैट द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास नंबर, ये हमने ऑलरेडी सोल्व कर लिया है। ड्रॉ दी ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद मास नंबर, ये भी हो चुका है आपका। राइट एनी फीचर्स ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी कर्व, वो भी हमारा हो चुका है, जो उसके साथ पॉइंट थे। हाउ डज दिस कर्व एक्सप्लेन द रिलीज ऑफ एनर्जी बोथ इन प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, वो भी मैंने आपको बताया था कि लाइटर एनर्जी वालों की, लाइट न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लो होती है, वो फ्यूज़ होकर हाई में चेंज होंगे। ऐसे ही हैवी की भी लो होती है, वो स्प्लिट होकर जो वहाँ पर मिडल मास न्यूक्लियस है उनमें चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही प्लॉट आता है अभी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेयर ऑफ द न्यूक्लियस एज ए फंक्शन ऑफ देयर सेपरेशन। तो ये जो हमने फोर्स वाली कर्व ड्रॉ की थी, वही सेम पोटेंशियल एनर्जी आपने फोर्स की जगह पर पोटेंशियल एनर्जी को लिख देना है, वही सेम आएगी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट्स बता देने हैं न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, तो वो भी हमने आपको पॉइंट रीड करवाए हैं न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। स्टेट एनी 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की आप लोग प्रॉपर्टीज़ बता सकते हैं, उसकी हाई डेंसिटी होती है, उसमें न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, वो आप लोग उसकी कोई भी 2 प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे आता है कि वाई इज डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज मच मोर देन दैट ऑफ द एटम, एटम के मुकाबले न्यूक्लियस की डेंसिटी काफ़ी हाई है, क्योंकि न्यूक्लियस का मास काफ़ी स्मॉल है, न्यूक्लियस का साइज़ काफ़ी स्मॉल है, तो एटम की मोस्टली स्पेस एम्प्टी होती है, इसलिए उसकी डेंसिटी लो है। बट जो न्यूक्लियस है उसमें काफ़ी हाई मास जो है वो स्मॉल वॉल्यूम में प्लेस होता है, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है, जिसके कारण उसकी डेंसिटी हाई हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आपको एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। इतना क्लियर है अभी। तो इसमें से कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वो आपको एक सेपरेट वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे, तो इस वीडियो को भी ध्यान से आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।